मोटिवेशन। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार। कभी सोचा है कि हमें कैसे पता लगाते हैं कि कोई देश कितना अमीर है या कितनी तरक्की कर रहा है? देखिए, हम सब ने खबरों में जीडीपी, जीएनपी जैसे शब्द तो बहुत सुने हैं, पर उनका असली मतलब क्या है? तो चलिए आज इसी को समझते हैं। और हाँ, एक मजेदार फैक्ट से शुरू करते हैं। नेशनल इनकम अकाउंटिंग का पिता यानी फादर साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले ये कंटेंट ज्ञानोदय क्लासेस बाय आनंद सर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो सवाल यही है कि जब न्यूज़ में आता है कि देश की जीडीपी बढ़ गई, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? ये जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, आखिर ये सब हैं क्या? और इनसे ये कैसे पता चलता है कि कोई देश तरक्की कर रहा है या नहीं? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस शब्द को पकड़ते हैं जिसे हम सबने जरूर सुना होगा, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसे ना बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए भारत एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। अब एक साल के अंदर इस फैक्ट्री की बाउंड्री के भीतर जो कुछ भी बनता है, चाहे वो कोई भारतीय कंपनी जैसे टाटा बनाए या फिर कोई विदेशी कंपनी जैसे एलजी, उन सभी सामान और सर्विसेज की जो कुल कीमत होती है वही देश की जीडीपी है। जैसे यहाँ देखिए, टाटा ने 800 रुपए की चीजें बनाई और एलजी ने 300 की, तो भारत की जीडीपी हो गई 1100। सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो है देश की सीमा के अंदर। अगर कोई भारतीय विदेश में कमा रहा है तो वो पैसा इसमें नहीं गिना जाएगा। अच्छा, अब जब हमें जीडीपी समझ आ गया है, तो चलिए इस कहानी में एक और किरदार को लाते हैं। ये है जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब इसका फोकस देश की सीमा पर नहीं, बल्कि देश के नागरिकों पर होता है। जीएनपी का मतलब है राष्ट्र का पैसा, यानी सिर्फ और सिर्फ देश के नागरिकों की कमाई, फिर चाहे वो भारत में बैठकर कमाएं या दुनिया के किसी भी कोने में। इसका फॉर्मूला भी काफी सीधा है। जीडीपी में उन पैसों को जोड़ दो जो भारतीय विदेश से कमाकर भेज रहे हैं, और उन पैसों को घटा दो जो विदेशी यहां से कमाकर अपने देश भेज रहे हैं। जैसे इस उदाहरण में राम जो भारतीय है वो विदेश से 150 कमा कर ला रहा है, और एलजी जो एक विदेशी कंपनी है वो भारत से 300 कमा कर ले जा रही है। तो हमारा जीएनपी कितना हुआ? 1100। जो हमारा जीडीपी था उसमें 150 माइनस 300 जोड़ा तो जवाब आया 950। अब देखिए, इसी आने और जाने वाले पैसे के आधार पर ना 4 तरह की अर्थव्यवस्थाएं हो सकती हैं। अगर देश में आने वाला और देश से जाने वाला पैसा बराबर है तो जीडीपी और जीएनपी भी बराबर होंगे। अगर देश में बाहर से पैसा ज्यादा आ रहा है तो जीएनपी जीडीपी से ज्यादा होगा। और भारत जो है वो केस 3 में आता है, जहां विदेश जाने वाला पैसा आने वाले पैसे से ज्यादा है, और इसीलिए हमारा जीएनपी हमारे जीडीपी से कम रहता है। तो यहां सबसे जरूरी बात क्या समझी हमने? जीडीपी और जीएनपी के बीच का जो फर्क है ना, वो हमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत कुछ बता देता है। जो विकसित देश हैं, जिनकी कंपनियां और नागरिक पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उनका जीएनपी अक्सर उनकी जीडीपी से ज्यादा होता है, क्योंकि उनके पास बाहर से पैसा ज्यादा आता है। लेकिन एक मिनट, क्या जीएनपी ही देश की असली कमाई है, या अभी भी इसमें कुछ मिलावट बाकी है? देश की शुद्ध यानी नेट कमाई को समझने के लिए हमें एक और कदम आगे बढ़ना होगा, और वो है एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसे हम देश का सबसे शुद्ध पैसा भी कह सकते हैं। अब सोचिए, जब हम कोई मशीन या गाड़ी इस्तेमाल करते हैं तो समय के साथ उसकी कीमत कम हो जाती है ना? इसी घिसावट को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो बस जब हम जीएनपी में से इसी घिसावट के खर्च को निकाल देते हैं तो जो बचता है वही है देश की असली कमाई यानी एनएनपी। जैसे हमारे उदाहरण में जीएनपी 950 था, उसमें से 50 की घिसावट घटा दी तो एनएनपी बचा 900। देखिए, ये स्लाइड परीक्षा के हिसाब से बहुत जरूरी है, तो इसे ध्यान से समझिए। लोगों के रहन सहन का स्तर कैसा है ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है पर कैपिटा इनकम। देश की आर्थिक प्रगति यानी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को मापने के लिए जीडीपी को सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन अर्थशास्त्री जिसे सच में राष्ट्रीय आय मानते हैं वो है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, अब जब हम इन सब के बारे में जान गए हैं तो एक सवाल मन में जरूर आता होगा कि किसी भी चीज की कीमत आखिर तय कैसे होती है? चलिए फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के इस खेल को भी समझ लेते हैं। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को बनाने में लगने वाली कुल लागत। मान लीजिए एक पेन बनाने में 8 रुपए लगे। अब जब सरकार इस पर 2 रुपए का टैक्स लगा देगी तो बाजार में इसकी कीमत यानी मार्केट प्राइस हो जाएगी 10 रुपए।
और हाँ, जब अर्थव्यवस्था की बात हो ही रही है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत अब जीडीपी के मामले में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये टेबल देखिए, ये बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे टैक्स और सब्सिडी किसी चीज की कीमत पर असर डालते हैं। जब हम लागत में टैक्स जोड़ते हैं और सरकार की तरफ से मिली छूट यानी सब्सिडी को घटाते हैं तो हमें मार्केट प्राइस मिलता है। और क्योंकि भारत में टैक्स सब्सिडी से ज्यादा हैं, इसीलिए हमारी जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमेशा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से ज्यादा ही होती है। अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर। अगर किसी देश का जीडीपी बढ़ रहा है तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि वहाँ के लोग खुशहाल हो रहे हैं और देश तरक्की कर रहा है? हमेशा ऐसा नहीं होता, और चलिए देखते हैं क्यों। यहां पर ना नॉमिनल जीडीपी हमें धोखा दे सकता है। इसे मौजूदा साल की कीमतों पर ही गिना जाता है। इस टेबल को जरा देखिए, हर साल पेंसिल की कीमत बढ़ती जा रही है, जिससे नॉमिनल जीडीपी तो 100 से बढ़कर 210 पहुंच गया। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो असल में जो उत्पादन है वो 20 से घटकर 14 रह गया है। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि महंगाई की वजह से जीडीपी का आंकड़ा तो बड़ा दिखने लगा, पर असलियत में देश में सामान कम बन रहा है। और इसी धोखे का असली इलाज है रियल जीडीपी। ये अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर दिखाता है, क्योंकि ये महंगाई के असर को बीच में से हटा देता है। अब ये होता कैसे है? हम किसी एक पुराने साल की कीमत को बेस मानकर उसी पर सारी गणना करते हैं। जैसे यहां हमने 2011 की कीमत यानी 5 रुपए को फिक्स कर दिया। अब देखिए, रियल जीडीपी असल में 100 से घटकर 70 हो गया, जो हमें साफ साफ बता रहा है कि उत्पादन गिरा है। तो हमने ये सीखा कि रियल जीडीपी ही देश का असली आर्थिक विकास दिखाता है। लेकिन क्या सिर्फ आर्थिक विकास ही सब कुछ है? लोगों की खुशी का क्या? आपको पता है, भूटान ने 1972 में एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट दिया था, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का। मतलब देश की तरक्की को सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि लोगों की खुशहाली से भी मापा जाना चाहिए। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? चलिए अब जरा ये भी देख लेते हैं कि इन सभी पैमानों पर दुनिया में भारत कहाँ खड़ा है और हमारी अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर क्या चल रहा है। अर्थव्यवस्थाओं को आपस में तोलने का एक और मजेदार तरीका है पीपीपी, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि अलग अलग देशों में $1 से आप कितना सामान खरीद सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, $1 में जितना सामान अमेरिका में मिलेगा उससे कहीं ज्यादा भारत में मिल जाएगा। और इसी पैमाने पर भारत, चीन और अमेरिका के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब अगर हम भारत की जीडीपी के अंदर झांक कर देखें तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा यानी लगभग 55% टर्शरी सेक्टर का है। इसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, जिसमें आईटी, बैंकिंग और टूरिज्म जैसी चीजें आती हैं। लेकिन जैसे ही हम रोजगार यानी जॉब्स की बात करते हैं ना, तो पूरी कहानी ही पलट जाती है। आज भी भारत में सबसे ज्यादा लगभग 45% लोग प्राइमरी सेक्टर यानी खेती-बाड़ी से जुड़े कामों में लगे हुए हैं। ये भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प पहलू है। तो आज का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि देश की कमाई में भले ही सर्विस सेक्टर सबसे आगे है, लेकिन देश के सबसे ज्यादा लोगों का पेट आज भी खेती किसानी ही भर रही है। हमारे साथ अर्थव्यवस्था की इस गहरी और दिलचस्प यात्रा में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमेशा सीखते रहिए और याद रखिए, हमारा मोटिवेशन एक ही है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।